सेहत कार्यक्रम में श्रोताओं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सुधांशु कालरा, जो कि शहर के जाने माने वरिष्ठ चेस्ट फिजिशियन हैं। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो है COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। डॉक्टर कालरा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनिल जी, और श्रोताओं को भी बहुत बहुत नमस्कार। डॉक्टर कालरा, आज का दिन हम मना रहे हैं वर्ल्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के रूप में। ये COPD वास्तव में क्या है, और यदि हम भारत की बात करें तो कितने लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं? अनिल जी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज एक बहुत ही भयावह बीमारी है, जिसमें पिछले कई वर्षों से पब्लिक में इसकी अवेयरनेस जगाने के लिए आज का दिन कमेमोरेट किया जाता है। और यह पाया गया है कि विश्व के आज के दिन में विश्व में 200 मिलियन के आसपास COPD के पेशेंट्स हैं। भारत में इसकी संख्या 40 से 50 मिलियन है। और यदि मैं आपको वो आंकड़ा दूं जो COPD के इलाज में खर्च होता है, तो वो पूरे हेल्थ बजट्स के बराबर का है। कई 1000 करोड़ में COPD के ऊपर, उसके इलाज के ऊपर खर्चा आता है। तो यह इतनी भयावह और इतनी इम्पोर्टेंट बीमारी है जिसके बारे में समाज को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज ये दिवस मनाने के पीछे क्या उद्देश्य आप मानते हैं? इसका उद्देश्य यही है कि हम समाज में, पब्लिक में इसके बारे में जानकारी हो कि ये बीमारी कितनी भयावह है, आज के दिन में हमारा देश कहाँ खड़ा है, कौन से इसके लक्षण हैं और इसका कैसे बचाव किया जा सकता है। अगर हम इसके बारे में ये जानेंगे तो निश्चित इससे बचने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करें तो सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी होना, ये लक्षण दमा या अस्थमा से मिलते जुलते हैं। COPD के लक्षण और दमा के लक्षण किस तरह से हम भिन्न कर सकते हैं? देखिए, लक्षण दमा के और COPD के चाहे शुरुआती बिल्कुल एक जैसे हों, लेकिन दोनों का आयाम बिल्कुल अलग हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक तरफ हमने पनीर रखा हुआ है और बगल में चौक पड़ी है। देखने में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे, लेकिन दोनों में उनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उनका जो पूरा डिजीज पैटर्न है, वो बहुत ही अलग है। अस्थमा एक एलर्जिक डिजीज है और वह बच्चों से लेके बूढ़ों तक कभी भी किसी को हो सकती है। इसमें वातावरण में जितने भी एलर्जेंस हैं, हमारी बॉडी में जो हाइपर सेंसिटिविटी स्टेटस है, उससे रिएक्ट करते हैं और हमें दमा की तरफ ले जाते हैं। लेकिन COPD जो है, यह मूलतः हमारे एयर के अंदर जो पॉल्यूशन है, किसी भी वजह से वो पॉल्यूशन है, वह सबसे इम्पोर्टेंट कारण है। और उससे भी अधिक इम्पोर्टेंट कारण जो हम लोग खुद इस बीमारी को खरीदते हैं, सिगरेट, बीड़ी और इस तरह की और चीजों का सेवन करते हुए। जी, तो हम कह सकते हैं कि निकोटीन इसके पीछे कारण है। निकोटीन का जो धुआं है, सिगरेट स्मोक जो है, वह अपने आप में इसका एक बहुत बड़ा कारण है। 80% COPD के जो पेशेंट्स हैं वह स्मोकर्स ही पाए गए हैं। उसके ऊपर फिर आप ये कह सकते हैं कि एक तरफ तो आप स्मोकिंग कर रहे हैं, उधर से हमारे पास इतना AIQ बढ़ता हुआ, हमारे सिटीज का AIQ बढ़ रहा है, जहाँ पे पॉल्यूशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम अगर उस पॉल्यूशन वाली सड़क पे चलते हैं तो बिना सिगरेट पिए हुए भी तो वो धुआं इतना है कि हम 10 सिगरेट के बराबर एक दिन में ले लेते हैं। तो आप सोचिए कि अगर आप एक तरफ 10-15 बीड़ी सिगरेट रोज पी रहे हैं, ऊपर से उस पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में चल रहे हैं, तो आपकी शरीर के अंदर कितने सिगरेट का धुआं गया। तो जिस चीज को हम बच सकते हैं उससे हमें बचाना चाहिए। हमें सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, हुक्का, इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। जी, आप मानते हैं कि प्रदूषण इसका एक बहुत बड़ा कारण है, और खासतौर से एयर क्वालिटी इंडेक्स की जब हम बात करते हैं तो पिछले दिनों हमने देखा कि पूरे देश में ये इंडेक्स थोड़ा गड़बड़ा गया है और पराली एक कारण के रूप में आया। जी, वह COPD का एक स्मोकिंग के बाद का एक इम्पॉर्टेंट कारण एयर पोल्यूशन है, जिसके अंदर व्हीकुलर ट्रैफिक एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। हमारी गाड़ियां, हमारे स्कूटर्स, हमारी डीजल कार्स, SUVs, ये सारी चीजें, ट्रक्स, और वो ऐसी गाड़ियां जिनकी कभी सर्विस ना हुई हो, जो सिर्फ धुआं फेंकती हो, तो ये व्हीकुलर पोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट पोल्यूशन है। उसके साथ में जब हम ये पराली की बात करते हैं, जो धुआं एक राज्य से दूसरे राज्य में आता है, और उसके साथ में जब ये बिल्डिंग मटेरियल्स का, जो हमारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, वहां का जो गर्दा है, उसके साथ इसका मिश्रण होता है, व्हीकल पोल्यूशन के साथ मिश्रण होता है, तो पूरा का पूरा एक बिल्कुल एक स्मोकी एटमॉस्फेयर बन जाता है, एक स्मॉगी एटमॉस्फेयर हो जाता है, जिसके अंदर सांस लेना बहुत दूभर हो जाता है। हमारे कुछ ऐसे उद्योग भी है जहाँ धुआं रहता है, जहाँ गर्दा रहता है, या केमिकल्स की बात हम करें तो ऐसे उद्योगों में जो लोग कार्य कर रहे हैं वो हमेशा रिस्क में रहते हैं। जी, हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिन उद्योगों में कुछ केमिकल फ्यूम्स हैं या
कुछ वहाँ पे कुछ गर्दा उड़ता है, जैसे कहीं एस्बेस्टस है, कहीं चूने का भट्टे हैं, वहाँ पे चाहे एक अलग ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज, वो पूरा एक अलग चैप्टर हो जाता है, एक अलग बीमारी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वह सीओपीडी में भी इस तरह का गर्दा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रदूषण और इस तरह के उद्योग, इनमें हमारा बस नहीं चल सकता, ये कानून के माध्यम से ही इसको नियंत्रण में लाया जा सकता है। लेकिन एक चीज जो आपने बताई कि सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, इस पर हम स्वयं नियंत्रण कर सकते हैं अपनी इच्छा शक्ति के बल पर। जी बिल्कुल। देखिए, मेरे पास जितने भी मरीज आते हैं उन सबको हम ये कहते हैं कि आप सिगरेट पीना छोड़िए। उनका नेक्स्ट प्रश्न हमारे से ये होता है कि डॉक्टर साहब इसका उपाय बताएं। इसका एक ही उपाय है और वो है आपकी इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर सुदृढ़ इच्छा शक्ति है, आप निश्चित तौर पर अपनी सिगरेट को छोड़ देंगे। अगर आप ये जानते हैं, अगर आपको ये पता है कि ये जो सिगरेट का धुआं है आपके साथ सीओपीडी का खेल खेलेगा और आज से 10 वर्ष बाद आपको 2 लोग पकड़ के अस्पताल में ला रहे होंगे, आप घर में ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे होंगे, तो उन भयावह स्थिति को अपने सामने रखिए और तुरंत अपने लिए और अपने परिवार के लिए सिगरेट, बीड़ी के धुएं को त्यागिए। डॉक्टर कालरा, कार्यक्रम के आरंभ में हमने चर्चा की कि दमा और सीओपीडी के जो प्रारंभिक लक्षण हैं वो एक जैसे हो सकते हैं, तो ये प्रारंभिक लक्षण क्या है डॉक्टर कालरा, ताकि एक आम व्यक्ति समझ पाए? जी देखिए, दोनों के लक्षण एक जैसे होते हैं। शुरुआत में खांसी, हल्का सा बलगम, और वो बलगम की स्थिति जो है वो है 12 महीने तक फिर हर महीने बढ़ती रहती है। दमा के लक्षण जो है वह 12 महीने के नहीं होते कभी भी, वह मौसम के साथ उनका रिलेशन रहता है। किसी को मार्च में प्रॉब्लम होगी, किसी को अगस्त में प्रॉब्लम होगी, किसी को जाड़ों में प्रॉब्लम होगी। लेकिन सीओपीडी का जो पेशेंट है उसको जब वो ब्रोंकाइटिस वाली स्टेज में होता है तो शुरुआत वहीं हल्के बलगम से होती है, फिर धीरे धीरे आगे एक सीटी सी आवाज, जिसे हम वीज कहते हैं, वो आनी शुरू हो जाती है। फिर धीरे धीरे थकान बढ़नी शुरू हो जाती है। पहले आप 10 सीढ़ी चढ़ पाते थे, फिर आप चाहेंगे कि वो 10 की जगह अब आप 5 ही चढ़ पा रहे हैं, या फिर आपके लिए सीढ़ी चढ़ना मुश्किल हो गया। आप सीढ़ी ना चढ़ के आप एलिवेटर्स का प्रयोग कर रहे हैं, या आप कोशिश करते हैं कि आप लिफ्ट ले लें। जहां पे आप पहले 2 किलोमीटर चला करते थे रोज, अब 500 मीटर भी चलना आपके लिए दूभर हो गया। तो आदमी इसको कमजोरी समझता है। शुरुआती लक्षण हमेशा मिस हो जाते हैं, हमेशा उनको हम एक नॉर्मल कमजोरी की तरह लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह एक दूरगामी प्रभाव की तरफ इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो ये लक्षण है, यदि इनका इलाज ना किया जाए, समय पर इनकी पहचान ना की जाए, तो फिर ये एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल। आज के दिन में हमारे पास बहुत अच्छे टेस्ट हैं जिससे हम अस्थमा और सीओपीडी के बारे में बहुत आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि दोनों अलग अलग भिन्न बीमारियां हैं। हर मरीज को, जिसको भी 15 दिन के अलावा खांसी हो रही है, उसको चेस्ट एक्सरे हमेशा करवा लेना चाहिए कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अगर आपके डॉक्टर को यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं यह अस्थमा और सीओपीडी की तरफ जा रहा है, तो स्पायरोमेट्री से हमें बहुत आराम से पता लग सकता है कि ये कौन सी तरफ जा रहा है। चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन से भी हमें कुछ चेंजेस मिल जाते हैं जो ये बताते हैं कि खासकर अगर एम्फाइसीमा वाली स्टेज पहुंच चुकी है सीओपीडी की, जहां पे हमारी छोटी छोटी कोशिकाएं फैलने लगी हैं फेफड़ों में, तो वो स्थिति भी हम सीटी स्कैन जैसी डायग्नोस्टिक से आराम से उससे डिटेक्ट किया जा सकता है। इन चीजों से हम बहुत आराम से डायग्नोसिस पे आ सकते हैं, और उसके बाद फिर इसके आगे की बात शुरू होती है कि क्या इलाज लें, कैसे हम उसका पूरा निवारण करें। एक तो आपने बताया कि इसको पूरी तरह से छोड़ना होगा, दूसरा दवाएं किस तरह से दी जाती हैं? देखिए, सीओपीडी में हमें 3-4 चीजों का बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें अक्सर बलगम बनता है, और जो धुआं हमारे अंदर जाके हमारी सांस की नलियों में इतना बलगम पैदा करता है, तो उससे सांस की नलियों में जो उनका सांस की नलियों का कैलिबर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती। जब सांस की नलियों से ऑक्सीजन फेफड़ों में नहीं जा पाती तो गैस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होता, जिसकी वजह से कम ऑक्सीजन अंदर गई, कम ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, तो फिर धीरे धीरे उस कार्बन डाइऑक्साइड का जो जहरीली गैस है उसका दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। हमें हेडेक्स रहने लगते हैं, हम एक ऑल्टर्ड सेंसोरियम में रहते हैं, एक गफलत में रहना शुरू कर देते हैं, और 10 कदम भी चलना हम मरीज के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसी स्थिति तक पहुंचने से पहले हमें निश्चित तौर पे अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। आज के दिन में बहुत अच्छी दवाएं हैं, अच्छे इनहेलर्स हैं जो सांस की नलियों में अच्छी तरह रास्ता खोलते हैं, बलगम को बाहर निकालते हैं, बलगम को कम करते हैं। इसके अलावा एक आज के दिन में सीओपीडी के एडवांस स्टेजेस के लिए बहुत अच्छी विधाएं आ गई हैं, जिसको हम पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन कहते हैं। यानी कि एक्सरसाइज मरीज को बताई जाती है कि वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करें, कौन कौन सी एंड्योरेंस एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी मांसपेशियां जो हैं
आपकी छाती की, उसके अंदर ज़्यादा ताकत आए और आप आराम से उस बलगम को बहुत आराम से बाहर निकाल सकें। डॉक्टर कालरा, इसमें जटिलताएं क्या हो सकती हैं यदि प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लिया जाए और जैसे कि सिगरेट, बीड़ी, हुक्का है, इसका सेवन रोका ना जाए? अगर सीओपीडी को शुरुआती दिनों में ना रोका जाए तो फिर हमारे फेफड़ों में एम्फाइसीमा वाली स्थिति आ जाती है। यह वह स्थिति होती है जहाँ पे परमानेंट डैमेज हमारे फेफड़ों में हो चुका होता है। तो ऐसी स्थिति में फिर इसका असर जो है वह दूसरे ऑर्गन्स में भी पड़ने लगता है। अगर शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो उसका असर दिमाग पे पड़ने लगता है, उसका असर किडनीज पे पड़ने लगता है। अगर ये देखते हैं कि क्योंकि प्रॉपर गैस प्रवाह नहीं हो पा रहा है तो जो आर्टरीज हमारे दिल को सप्लाई करती हैं उनका प्रेशर बढ़ने लगता है, जिससे यह पाया गया है कि सीओपीडी मरीजों के पैरों में सूजन आने लगती है। तो यह स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है जब आपके पैरों में सूजन आने लगे। और भी कई कारण हैं जिससे पैरों में सूजन आती है, लेकिन सीओपीडी के एडवांस स्टेज में पहुंचते पहुंचते, जिसे हम कॉर पल्मोनल कहते हैं, वहां तक आते आते पैरों में सूजन का आना, आपका सांस फूलना, बहुत कम वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको ऑक्सीजन की कमी का महसूस होना, आपके यदि हाथ के नेल्स नीले हो रहे हैं, नाखून नीले पड़ रहे हैं और आप बहुत तेजी से सांस ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो ऐसी स्थिति है जहाँ पे ये एक्यूट स्टेज है और तुरंत आपको हॉस्पिटल में भर्ती होना चाहिए। डॉक्टर कालरा, अगर शुरुआती दिनों में लक्षण पकड़ लिए जाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो क्या ये रोग क्योरेबल है, इसका इलाज हो सकता है? सीओपीडी क्योरेबल नहीं है। सीओपीडी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी जटिलताओं को कम कर सकते हैं अगर हम सही समय पे अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर लें, सही समय पे जो प्रॉपर इलाज है उसको शुरू कर लें और सही डाइट के साथ में अपना जीवन शैली को एक बिल्कुल व्यवस्थित तौर पे ले आएं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जैसे हम अभी सिगरेट और धुएं की बात कर रहे थे, वो सबसे जरूरी है। आपको अपने लाइफस्टाइल में धुएं को अलग करना ही होगा, जिसके बिना सीओपीडी पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, सीओपीडी हमेशा इन्फेक्शंस के साथ बढ़ता है, क्योंकि बलगम अंदर ज्यादा रहता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया आके फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें हमेशा प्रयास रहना चाहिए कि हमारा इन्फेक्शन ना हो। समय समय पे अगर बलगम पीला हो रहा है, ज्यादा बन रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और प्रॉपर एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट उसमें करें। यहीं पे बहुत जरूरी है कि सीओपीडी के वो मरीज जो 65 साल के ऊपर हैं, उनको हर वर्ष निमोनिया का और इन्फ्लुएंजा का वैक्सीनेशन अवश्य लगाना चाहिए। कोविड के दिनों में हमने ये पाया कि कोविड और सीओपीडी अपने आप में एक बहुत ही डिफिकल्ट मैनेजमेंट पार्ट था डॉक्टरों के लिए। वो मरीज जो सीओपीडी के थे और यदि उनको कोविड हुआ तो उन लोगों को हमने अक्सर पाया कि जो प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज के साथ कोविड मरीज थे, उनको बचा पाना बहुत मुश्किल हुआ। तो आप ये समझ लीजिए कि इस तरह की पैंडेमिक्स आगे फ्यूचर में आती रहेंगी, लेकिन हमें अपने आप को संभाल के रखना है, हमें अपनी इम्यूनिटी को बहुत बढ़िया रखना है ताकि हम इस तरह के इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सकें। डॉक्टर कालरा, देश में ट्यूबरकुलोसिस की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जिसे हम तपेदिक या क्षय रोग कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बीड़ी, सिगरेट, हुक्का या इस तरह के पदार्थों का सेवन करता है तो वो और जटिलताओं के बीच फंसता जाता है? निश्चित तौर पे जब हम सिगरेट, बीड़ी पीते हैं तो हमारे जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स हैं जो भगवान ने हमें हमारे सांस की नलियों में दिए हैं, जिसमें सीलिया नाम की एक चीज होती है जो वहां पे एक पूरा साफ करती है बैक्टीरिया वगैरह जो अंदर आते हैं, वो सारी लेयर्स उधड़ जाती हैं, जिससे कि बैक्टीरिया का संक्रमण बहुत तेजी से हमारे सांस की नलियों में और फेफड़ों में होने लगता है। और क्योंकि हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस की संख्या बहुत ज्यादा है, तो अक्सर पाया गया है कि सिगरेट, बीड़ी पीने वालों को ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और अब तो पूरी एक कैटेगरी हम बिल्कुल अलग तरह से बात करते हैं कि वो मरीज जिनको ट्यूबरकुलोसिस की वजह से फेफड़ों में चेंजेस आए, वो है टीओपीडी की कैटेगरी में भी हम लोग बात करते हैं, यानी ट्यूबरकुलर ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। यानी आपको टीबी हुआ, उसके बाद जो आपके फेफड़ों में चेंजेस आए, उसकी वजह से जो आपको ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हुआ, वह पूरी एक अलग बीमारी के तौर पे सामने आया है। तो सीओपीडी और ट्यूबरकुलोसिस हमेशा साथ साथ चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ इम्यूनिटी से रिलेटेड है। अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक नहीं होगी तो इन्फेक्शंस बढ़ेंगे और टीबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। डॉक्टर सुधांशु कालरा, हम इंडोर पॉल्यूशन की बात करें, जो घर के भीतर पॉल्यूशन है, और पैसिव स्मोकिंग भी हम कह सकते हैं कि इसका कारण हो सकता है। थोड़ा बताएं हमारे श्रोताओं को। जी, वो परिवार जहाँ पे कोई भी व्यक्ति सिगरेट पीता है तो उसके जो परिवारजन है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स, वह सब के सब उतने ही उस स्मोक के वजह से प्रभावित हैं जितना कि वह स्मोकर खुद है। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है पैसिव स्मोकिंग सीओपीडी के लक्षणों का।
इसके अलावा इंडोर पॉल्यूशन में बहुत सारे एलर्जेंस होते हैं घर में, हम अपने पेट्स को अपने साथ रखते हैं, वह अस्थमा की तरफ ज़्यादा इंडिकेट करते हैं, लेकिन इंडोर पॉल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर उन घरों में जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे एक ही कमरे में कई लोग रहते हैं, उसी कमरे में चूल्हा जलता है, तो सोचिए उस चूल्हे का धुआं जो है वो घर परिवार के सभी लोगों के बीच में जा रहा है। तो पॉवर्टी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर हो जाता है इस तरह की सांस की बीमारियों के लिए। आपने बताया कि पॉल्यूशन एक बड़ा कारण है, और ख़ास तौर से जब हम देहरादून की बात करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों की बात करें जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर ध्यान जाता है ट्रैफिक पुलिसमैन की तरफ, तो वो सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि हमें उनके बारे में बहुत ध्यान से सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि वह किस हालात में हमें व्यवस्थित करने के लिए वो वहाँ खड़े हैं, और हमारी गाड़ियों का धुआं वह सुबह से शाम तक ले रहे हैं। तो ट्रैफिक पुलिस में जो भी व्यक्ति हैं उनको समय समय पर अपनी लंग फंक्शन टेस्ट कराते रहना चाहिए, ताकि उनकी जो लंग की कैपेबिलिटीज हैं उसके बारे में ज्ञान रहे, उनकी पोस्टिंग्स में वो बदलाव किया जा सके कि यहाँ पे आपका COPD बढ़ रहा है तो कुछ टाइम के लिए उनको ब्रेक दिया जाए। तो इस तरह की स्थिति है, उनका रेगुलर लंग फंक्शन टेस्ट होने चाहिए, ताकि जो धुएं से उनके लंग में, उनके फेफड़ों में COPD होने का खतरा है उसको बचाया जा सके। डॉक्टर कालरा, अंत में हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे? COPD का कोई इलाज नहीं है, उसका बचाव ही किया जा सकता है। तो यदि आप एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे तो आप स्वस्थ फेफड़ों की तरफ अपने आप को ले जा सकेंगे। आप यदि स्मोकिंग, धुएं से अपने आप को बचाएंगे तो निश्चित तौर पर अपने जीवन को एक स्वस्थ जीवन शैली के साथ में देख पाएंगे। डॉक्टर सुधांशु कालरा, आज आप इस कार्यक्रम में आए और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी।